हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को, यानी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलती हैं। सब्जेक्ट दोस्तों आज का रहने वाला है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जैसे कि संप्रेषण आता है, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है शिक्षण सूत्र आ जाता है, इनकी परिभाषाएँ हम देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएँ देखेंगे। रुचि क्या होती है, रुचि के बारे में लोगों ने अपने अपने विचार क्या बताया। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों अधिगम की कुछ परिभाषाएं हम जानेंगे जो दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे एक परिभाषा, वो परिभाषा होगी संप्रेषण की। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे संप्रेषण की परिभाषा। तो जॉन डीवी ने संप्रेषण के बारे में क्या कहा वो देखते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने एक परिभाषा दी कि संप्रेषण अनुभवों के आदान प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सहभागियों में परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। देखिए कितनी अच्छी डिफिनेशन दी है यहाँ पे कि संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो अनुभव होते हैं, अनुभव जो होते हैं, इनको आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों सहभागियों यानी जिनके बीच आदान और प्रदान चलता रहता है, ठीक है, उसमें दोनों लोग क्या होते हैं, उनमें लाभ के लिए दोस्तों परिवर्तन होता है। ठीक, अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए, तो जॉन डीवी की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा कि संप्रेषण अनुभवों के आदान प्रदान करने की वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सहभागियों में परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। कभी कभी दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, ठीक, ए बी सी करके आपको दे देगा, यहाँ से आपको चूज करके लिखना पड़ेगा। कभी कभी अति लघुत्तरी में मिल जाएगा कि संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। कभी कभी को आपसे पूछ लेगा जॉन डीवी ने संप्रेषण के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक डिफिनेशन आती है एडगर डेल की। इन्होंने बताया कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों तथा भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो संप्रेषण में क्या होता है, लोग अपने विचार ही तो एक दूसरे को देते हैं। उसके बाद डी बार्लो की एक डिफिनेशन है कि संप्रेषण प्रेषणकर्ता और प्राप्तिकर्ता के बीच विचारों की अंतःक्रिया प्रक्रिया है जिसके परस्पर लाभ हेतु दोनों में समझदारी होती है। यानी सब में यही बताया जा रहा है कि जिसके बीच विचारों का आदान प्रदान चलता है, ठीक है, और दोनों को क्या होता है, इससे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अरस्तु ने संप्रेषण के बारे में कहा कि संप्रेषण ऐसा माध्यम है कि एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्रभावित कर सके ताकि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक, तो ये दोस्तों अरस्तु की एक डिफिनेशन यहाँ पर आ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विलियम सचरम के अनुसार एक डिफिनेशन उन्होंने दी है कि संप्रेषण में वे सारे तरीके आ जाते हैं जिनमें सूचनाएं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। देखिए सब में यही रहेगा, विचारों का आदान प्रदान ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं। शिक्षण सूत्र होते हैं, उनकी परिभाषाएं यहाँ पर देखिए। तो टी रायमंड के अनुसार क्या है, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें ये आशा की जाती है कि ये सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बता जिसमें ये आशा की जाती है कि जो सिद्धांत होंगे ये प्रयोग में सहायक होंगे। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र में क्या होता है, जो भी शिक्षण सूत्र होते हैं उसमें शिक्षार्थी को ही लाभ प्राप्त होता है। फ्रोबेल के अनुसार कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, ना कि अधिक से अधिक खोना। समझिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक पाना होता है, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी डिफिनेशन है आप इन डिफिनेशनों को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपका डिफिनेशन के रूप में आ सकता है, आपसे पूछ लेगा किसके अकॉर्डिंग है ये। आपसे कभी कभी अति लघुत्तरी में भी क्वेश्चन बन के आता है कि परिभाषा बताइए इसकी। ठीक है, अधिगम की परिभाषा बताइए, शिक्षण सूत्र की परिभाषा बताइए। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की परिभाषा पूछ रहा है क्या होती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग तो अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक, तो यहाँ पर एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जितनी भी समस्त शिक्षण होती हैं इनको लघु क्रियाओं में बांटना होता है। लघु क्रियाओं में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न कौशल यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है व्याख्यान कौशल। ठीक, उसके बाद दोस्तों आता है व्याख्यान कौशल के बाद आता है यहाँ पे प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल। ठीक है, आपको अच्छे से जितने भी सूक्ष्म शिक्षण के 10 स्किल होंगे वो आपको याद होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है श्यामपट्ट लेखन कौशल यहाँ पे। ठीक, उद्दीपन परिवर्तन कौशल यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद पुनर्बलन कौशल आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद आ जाएगा उदाहरण कौशल।
उसके बाद दोस्तों आएगा पाठ समापन कौशल। तो दोस्तों ये जितने भी 10 स्किल हैं, आप 10 स्किल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा, ठीक। तो सूक्ष्म शिक्षण, तो एलन के अनुसार क्या हो गया कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बी के पासी के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है। देखिए प्रशिक्षण तकनीकी है क्योंकि इसमें जो होता है, जो भी प्रशिक्षु होता है, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे वो बीएड का हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लास में ही बैठ के ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछना होता है, किस तरीके से हमें श्यामपट्ट पर लिखना होता है, किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो सब कुछ दोस्तों ये सूक्ष्म शिक्षण में सीखते होंगे। तो जितने भी डीएलएड स्टूडेंट हमारे हैं, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में एक पूरा चैप्टर दिया है सूक्ष्म शिक्षण का, यानी माइक्रो टीचिंग का। तो अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीकी है जो छात्र अध्यापक से ये अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, जो छात्र अध्यापक कौन होते हैं, डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप लोग क्या हैं, जो प्रशिक्षु हमारे हैं वो छात्र अध्यापक हैं, ठीक है। इनसे अपेक्षा की जाती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट कौशल के माध्यम से शिक्षण देते हैं। छात्र कितने होते हैं, छात्र होते हैं कम यहाँ पे, तो 6 से 10 यहाँ पर होते हैं, 12 होते हैं। तो ये आपके खुद के साथी होंगे, जो डीएलएड के प्रशिक्षु होते हैं खुद के साथी होंगे। कम समय का मतलब होता है 6 मिनट यहाँ पे। तो आप 6 मिनट में जो भी गलतियाँ करेंगे पढ़ाते हुए, उन गलतियों को आप फिर से दूर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो समझिएगा यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं रुचि की परिभाषाएं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि व प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। देखिए क्या है, रुचि क्या होती है, अगर हमें किसी में इंटरेस्ट है तो क्या होगा, प्रेरक शक्ति आंतरिक होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए हमें प्रेरित करेगी। अगर हमें इंटरेस्ट है तभी तो प्रेरित करेगी, अगर इंटरेस्ट ही नहीं तो प्रेरित कैसे करेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाटिया की आती है, ठीक है। भाटिया ने बताया कि रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर की यहाँ पर डिफिनेशन है कि रुचि किसी प्रकृति का क्रियात्मक रूप है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा यहाँ पे डिफिनेशन को, ठीक है। एग्जाम में आपके जरूर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किटसन की एक डिफिनेशन है कि किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु से अपना आत्मसात करना है, ठीक है। किसने बताया, ये किटसन ने बताया। फिर उसके बाद बिंघम ने बताया कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी अनुभव में दत्तचित्र होकर जारी रखना चाहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डीवी की एक डिफिनेशन यहाँ से आती है कि क्रिया द्वारा अपने से किसी वस्तु को आत्मसात कर देने का प्रयत्न सच्ची रुचि यहाँ पर होती है, ठीक है। तो देखिए डीवी ने इस तरीके से बताया कि क्रिया द्वारा अपने से किसी वस्तु को आत्मसात कर देने का प्रयत्न क्या होता है, ये सच्ची रुचि होती है, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जो सीखना होता है, ठीक है। तो बर्नहर्स्ट ने क्या बताया कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है सीखना, ठीक। उसके बाद दोस्तों एच.एल. किंग्सले ने एक डिफिनेशन दी कि अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नए तरीकों के व्यवहार करने और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। अधिगम माने होता है सीखना यहाँ पर होता है, ठीक। एक वुडवर्थ की डिफिनेशन यहाँ पर है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, यानी इसको सीखना कह सकते हैं, ठीक है। तो वुडवर्थ ने बताया कि सीखना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, जो उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं भिन्नता यानी बदलाव स्थापित करती है। इसको क्या कहते हैं, इसको सीखना कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट्स की एक डिफिनेशन आती है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ठीक है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीखना यहाँ से, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशनों को देखा, यानी परिभाषाओं को देखा। तो दोस्तों आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तो उसमें इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपका आएगा। वो बहुविकल्पीय रूप में भी हो सकता है और अति लघुत्तरीय रूप में भी हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं, जो भी बताई गई डिफिनेशन है, आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।